देखिए, आज हम कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास में पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन लेकर के आए हैं। आज ही पाठ की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमंडलीकरण क्या होता है। भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, अर्थात भूमंडलीकरण का दूसरा नाम वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण होता क्या है, हमने आपको डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ही छत के नीचे एकत्रित करना। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ही छत के नीचे एकत्रित करना। डेफिनेशन आती है 2 नंबर में एग्जाम में, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है या किसे कहते हैं, तो समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या है हम आपको डिटेल में भी बताते हैं कि देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम अन्य देशों के साथ अर्थव्यवस्था को साझा नहीं करेंगे या अन्य देशों साझा कैसे करेंगे, व्यापार के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जब साझा करते हैं या विश्व के अन्य देशों से कई देशों के साथ एक साथ मिलकर के जब साझा करते हैं तो निश्चित है सबकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, या कह सकते हैं सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। क्योंकि अगर हम अन्य देशों के साथ अगर व्यापार करेंगे तो निश्चित है हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और जिस देश के साथ हम व्यापार कर रहे हैं उस देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, अर्थात मजबूत होगी। अब आता है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच। देखिए 19वीं शताब्दी, इससे पहले भी हम जानते हैं कि हम जब देशों की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से हमने जोड़ा। आपने सुना होगा रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग। जो सिल्क रूट है ये प्राचीन समय से ही आता चला आ रहा है, अर्थात सिल्क रूट का मतलब ये है कि या रेशम मार्ग का मतलब ये है कि समुद्री मार्ग, अर्थात समुद्र से पहले रेशम का आयात, तो समुद्र के माध्यम से रेशम का व्यापार होता था, कई देशों के साथ रेशम जाता था, जैसे भारत से भी रेशम जाता है। इसके साथ ही जब प्राचीन समय से ही लगातार हम लोगों को या कह सकते हैं अन्य देश एक दूसरे के साथ अर्थव्यवस्था में साझा कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। प्राचीन समय में पहले जो व्यापार का माध्यम होता था वो मात्र होता था वस्तुओं की अदला बदली, जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय ही पहले आदान प्रदान की एक प्रक्रिया थी जो कि हम अन्य देशों के साथ साझा करते थे या अन्य देशों के साथ, जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी देश को गेहूं दिया तो उसके बदले में हमें कपास मिलेगा या मक्का मिल जाएगा या खनिज तेल मिलेगा। इस प्रकार से हम अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरों के साथ साझा कर देते हैं। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि प्राचीन समय से जब हमारे देश के साथ या अन्य देशों के साथ जब यूरोपीय शक्तियां आई थी तो यूरोपीय शक्तियों का मात्र एक ही उद्देश्य था कि हमें पहले व्यापार का माध्यम वहां पर अपनाना है, अर्थात हमें व्यापार करने के उद्देश्य से ही देशों पर या अन्य देशों के लिए जाना है। तो सबसे पहले जो यूरोपीय शक्तियां अपने यहाँ आई थी, इंग्लैंड अर्थात जो अंग्रेज आए थे, उनका मात्र एक ही लक्ष्य था या एक ही लक्ष्य से भारत में आए थे कि हम व्यापार के माध्यम से यहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने व्यापार किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने कब्जा भी किया। कब्जा का मतलब है यहाँ पर शासन प्रक्रिया भी चलाई। तो 19वीं शताब्दी में कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुके थे, लेकिन इस व्यापारिक संबंध में मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ ही हमारी वेशभूषा, बोली, धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार का आदान प्रदान हुआ। जैसे मान लीजिए हम भारतीय हैं, हमारा जो भोजन है, हम क्या पहनते हैं, किस तरह से बोलते हैं, अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के लोग भी हमसे कुछ सीखेंगे, हमारी वेशभूषा को अपनाने का या अपनाएंगे, हमारे भोज्य जो पदार्थ हैं या हमारा जो भोजन है उसको भी देखेंगे और उस भोजन को भी अपनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसी प्रकार से भारतीय भी जब कोई मान लीजिए अमेरिकन आता है तो उसकी हम वेशभूषा देखते हैं, भाषा देखते हैं। जैसे अंग्रेजी ही ले लो,
भारत में पहले देखिए संस्कृत थी, हिंदी का प्रचलन हुआ, हिंदी के बाद हम भारत में देखते हैं कि अंग्रेजी भी आजकल कई लोग बोलने लगे हैं। तो ये माध्यम कहाँ से आया? ये माध्यम मात्र अन्य देशों से ही भारत में आया। तो अब देखते हैं 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय शक्तियां लगातार जब एक दूसरे अन्य देशों पर व्यापार के माध्यम से लगातार शासन की प्रक्रिया अपना रही थी, तो उस समय ब्रिटेन में खाद्यान्न की लगातार कमी हो रही थी। मतलब क्या था कि वहां पर जो औद्योगिक प्रक्रिया है वो तीव्र वेग से बढ़ रही थी या तीव्र गति से बढ़ रही थी। इस कारण से उत्पादन में कमी होने लगी और उत्पादन में जब कमी हुई तो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। अर्थात कह सकते हैं कि खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि होने लगी। तो वहां की सरकार ने कॉर्न लॉ का एक रूल बनाया, जिसके तहत कॉर्न लॉ का जो रूल था अर्थात कानून था, कॉर्न लॉ मतलब कानून, जो कॉर्न लॉ था ये कानून था जिसके तहत मक्के के आयात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। कॉर्न लॉ की परिभाषा अगर आ जाए तो उसमें जिन कानूनों के द्वारा या जिन कानूनों के माध्यम से मक्के के आयात पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था उन्हें हम कॉर्न लॉ कहते हैं। तो मक्के के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो जो प्रतिबंध जिन कानूनों के तहत लगाया गया था उसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं। कॉर्न लॉ की समाप्ति कैसे हुई? देखिए, जब वहां पर ब्रिटेन में जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उन्होंने ये देखा कि कॉर्न लॉ अर्थात आयात जब बंद हो जाएगा तो निश्चित है लगातार मांग भी बढ़ेगी, दूसरी बात मूल्य में वृद्धि होगी और हम लोगों के पास भी स्टॉक नहीं हो पाएगा। तो पूंजीपति उद्योगपतियों के सहयोग से ही या कह सकते हैं पूंजीपति और उद्योगपतियों ने सरकार पर जब प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो कॉर्न लॉ की समाप्ति भी की गई। अब आता है श्रम प्रवाह क्या होता है। श्रम प्रवाह देखिए, वहां पर जब लगातार औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में श्रमिकों की तो जरूरत पड़ती ही है। औद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों की स्थापना, श्रम की जरूरत पड़ती है, लेकिन कृषि क्षेत्रों में भी लगातार श्रम की जरूरत हो रही थी। लेकिन कई देश ऐसे थे जहां पर श्रमिकों की कमी थी, जैसे अफ्रीका जैसे देश थे, जनसंख्या कम थी, अमेरिका जैसे देश थे, जनसंख्या कम थी, तो वहां पर श्रमिकों की लगातार कमी हो रही थी। तो श्रम प्रवाह का मतलब यही था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां श्रमिकों की कमी थी वहां पर श्रमिकों को ले जाकर के वहां पर बसा देना ही श्रम प्रवाह कहलाया। अर्थात जहां पर लगातार उद्योगों की स्थापना हो रही थी, उद्योगों की स्थापना के लिए जब श्रमिकों की जरूरत पड़ी तो अन्य देशों से श्रमिकों को लाकर या कह सकते हैं किसी अन्य क्षेत्र से श्रमिकों को लाकर के वहां पर बसा दिया गया और यही प्रक्रिया श्रम प्रवाह कहलाया। अब है मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली। देखिए, सर हेनरी जो मॉर्टन स्टैनली हैं, ये न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली को कई साल पहले लिविंगस्टन नामक मिशनरी के लिए अफ्रीका भेजा था। उनका उद्देश्य यही था कि हमें अफ्रीका जाकर के वहां पर लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करना है। इंपोर्टेंट भी है, लिविंगस्टन नामक मिशनरी कभी आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। अब आता है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या होता है। देखिए, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग एक पशुओं की बीमारी है जो कि अफ्रीका जैसे देशों में तीव्र वेग से फैली, क्योंकि ये रिंडरपेस्ट लगभग 1880 के दशक में बहुत तीव्र गति से अफ्रीका जैसे देशों में फैलने लगी, पशु बीमार होने लगे और लगभग रिंडरपेस्ट बीमारी से या मवेशी प्लेग से लगभग अफ्रीका के 90% जानवर मारे गए, बीमार होने के बाद मृत हो गए। तो इसके पश्चात जब लोगों का जो मुख्य वहां का व्यवसाय था मात्र पशुपालन ही था, तो लोग बेरोजगार होने लगे, लोगों की आजीविका बदलने लगी, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि हम पशुपालन के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अर्थात उनका जीवन निर्वाह का मुख्य उद्देश्य या आजीविका का मुख्य स्रोत पशुपालन ही था।
तो पशुपालन मवेशी जो प्लेग है उसके कारण लगभग धीमा पड़ता जा रहा था, या कह सकते हैं समाप्ति की ओर जा रहा था। तो इस कारण से जो यूरोपीय शक्तियां थी या यूरोपीय देश के जो लोग थे लगातार औद्योगिकीकरण कर रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका मिल गया। मौका कैसे कि रेंडर पेस्ट के कारण या मवेशी प्लेग के कारण वहां के लोग बेरोजगार होने लगे, क्योंकि उनके पशु जो थे वो मवेशी प्लेग के कारण मारे गए या कह सकते हैं मृत हो गए। तो उन्हें अब काम तो नहीं मिल रहा था, अर्थात उनका रोजगार भी छिन गया था। तो इस कारण से यूरोपीय शक्ति या यूरोपीय लोगों के लिए ये सुनहरा मौका मिल गया। तो इस कारण से यूरोपीय लोगों ने उनको उद्योगों में काम करने के लिए उत्साहित किया। लेकिन अफ्रीका के लोगों का एक प्रचलन था कि वो वेतन पर काम नहीं करते थे। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हम वेतन पर काम करें, अपना ही काम करते थे। लेकिन यहाँ पर यूरोपीय शक्तियां लगातार उनसे वेतन पर काम करवाने के लिए अर्थात उद्योगों में काम करवाने के लिए उन पर दबाव डाल रही थी, अर्थात प्रेशर दबाव बना रही थी। लेकिन उन्होंने ये करने से जब मना किया तो यूरोपीय शक्तियों ने समस्त अफ्रीकी लोगों पर कर्ज का बोझ लाद दिया। लोग कर्ज से परेशान होने लगे। कर्ज चुकाने के लिए केवल जो लोग उद्योगों में काम करते थे उन्हें कर्ज चुकाने की छूट दी जाती थी, और जो लोग फैक्ट्रियों में काम नहीं करने आते थे उनको कर्ज चुकाने के लिए या कह सकते हैं भारी भरकम कर्ज लाद दिया जाता था। लोग परेशान हो रहे थे, उनका रोजगार भी छिन रहा था। रोजगार छिनने के कारण अर्थव्यवस्था भी उनकी बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो अर्थव्यवस्था होने के कारण, अर्थव्यवस्था निम्नीकरण होने के कारण वहां के लोग उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। अब श्रम का प्रवाह है। देखिए भारत भी उस समय इसी श्रम का प्रवाह हमने ऊपर हेडिंग ले ली, ठीक है। अब यहां पर आपका लगभग पाठ समाप्त हो जाता है। पूरा पाठ यहां पर समाप्त हो गया। पूरा पाठ नहीं, सॉरी, ये हेडिंग समाप्त हो गई। लगभग आधा पाठ हुआ है भी। इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है।